लेकिन हाँ, जब मेहनत करने की बारी आए तो पीछे मत हटना। ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये मजाक के लिए नहीं है बिल्कुल भी। इसमें इतने सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ये मजाक नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो ये बोलते रहते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराओ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बात बताओ, जब सारे चैप्टर को जब हम अच्छे तरीके से समराइज करेंगे, जब अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे, जब भी तो चैप्टर आप समझ पाओगे। अब मैं 4 क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे तो वो समझ में तो आने वाला नहीं है। इसीलिए आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कहाँ जाना है, नौकरी करने जानी है, कहीं और जाना है, कुछ करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो पढ़िए बहुत बेहतर तरीके से। मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि अच्छे से अच्छा आप लोग को पढ़ाऊंगा। सपना वो होता है जो आप खुली आंखों से देखो, और हकीकत है वो सपने जो आपको सोने ना दे वो रियलिटी में सपना होता है। नींद भी नहीं आ रही भाई, रात को सोने की कोशिश करें लेकिन नींद नहीं आ रही, अरे यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, यकीन मानना वहीं से आपकी जो है सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाए। जय हिंद सभी को, 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं और वो चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो पुराना सिलेबस तो था लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं इसमें वो क्वेश्चन है आप लोग के लिए जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और जो टिक द करेक्ट आंसर हो गया, है ना, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर पूछता है। पर वही ये जो डिमांड है बच्चों की वो मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को बस ये देखना है कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर जो है ये समझा दूं मैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 31 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव, इन्हीं में आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें बनेंगी अच्छे तरीके से। जिसने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत बड़े क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। जितने बड़े क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो सारे मैंने करवा रखे हैं। प्लस अब इसी चैप्टर के अंदर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं मैराथन वाली क्लास एक करवाऊंगा बाद में, जब एग्जाम आपके नजदीक होंगे तो उस टाइम पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जितने भी चैप्टर करवा रहा हूँ बस सीरियल वाइज देखते रहना आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है ना। आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको बेहतर तरीके से समझना, ठीक है ना। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन। अब एक चीज याद रखना है कि जो मैंने पहले ही बता रखा, चलिए पहले वाली वीडियो नहीं देखी है लेकिन ये नई वाली जो है ना चैप्टर, उसको तरीके से समझना है आप लोग को, ठीक है। देखिए क्या बोल रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से जो है 1400 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। अब ये ईसा पूर्व क्या है ये सबको पता होना चाहिए। ईसा पूर्व ईस्वी क्या है। देखिए हमारा जो इतिहास शुरू हुआ है वो ईसा पूर्व से हुआ है। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले काल को ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले काल को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले काल को क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। अब इससे पहले वाले को जो है ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसमें जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले काल को जो है क्या बोलते हैं, ईसवी। तो जाहिर सी बात है यहाँ 3500, तो 3500 तो मैं लिखूंगा तो दीवार फाड़ के निकल जाऊंगा मैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। बाकी यहाँ मैं अगर लिख दूं 3500 ईसा पूर्व, यहाँ से एक एक दिन कम करते आएंगे तो 1400 भी आएगा एक दिन, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व भी आएगा, ऐसी कम करते 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 100 भी आ जाएगा। अब 100 कम करते करते 1 भी आएगा, 1 पे रुकेगा। हमेशा ईसा पूर्व क्या चलता है, उल्टा चलता है, ये हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद है ये शुरू हो जाता है, समय तो इधर ही की तरफ जाएगा ना, आगे की तरफ जाता है समय, क्लॉकवाइज चलती है ना घड़ी, कैसे चलती है ना, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 ऐसे शुरू हो जाएगा। आज क्या चल रहा है 2025, ऐसी 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 200 300 400 ऐसी नाचते नाचते आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीजें याद रखनी है। तो ऐसी करते हुए हम आज 2025 ईस्वी है ये, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि 3500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच में कौन सी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है, देखिए तो इसका आंसर ये दे रखा है कि जो हड़प्पा नामक स्थान है वर्तमान पाकिस्तान में, तो जो हड़प्पा नामक स्थान है वहां पर एक नदी बहती है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के निकट ही इसके कुछ अवशेष मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो उसके अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पे मिले इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी के जो अवशेष है, जो सिंधु सभ्यता है उसके अवशेष जो है वो हड़प्पा सभ्यता में ही
हड़प्पा नामक स्थान पे पाए गए हैं, इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, एक बोल रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरण कौन कौन से थे। अभी मैंने बताया आप लोग को कि कब से कब तक चली है, तो 3500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक चला है। तो इसमें पहला जो है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, इसी को अगर हम बांट दें तो ये जो है 3500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ठीक है, और फिर 2600 ईसा पूर्व से जो है 1900 ईसा पूर्व, फिर 1900 ईसा पूर्व से बांट देंगे 1400 ईसा पूर्व। यानी कि ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये तीसरा चरण जो है इसका हो जाएगा। तो टोटल कितने कालखंडों में बांटा गया है इसको, तो टोटल 3 कालखंडों में जो है हड़प्पा सभ्यता को बांटा गया है। ठीक बा, आंसर आप लोग देखते रहना, बढ़िया से समझते रहना। ठीक है, हीरो हीरोइन जरूर बनोगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल, इसको बोलते हैं परिपक्व, यानी कि इसमें उन्नत हुआ था बहुत ज्यादा, और इसमें बोलते हैं उत्तर हड़प्पा काल, यानी पतन वाला काल बोला जाता है, इसमें खत्म हो गया था ये। ठीक बा, चलिए उसके बाद आ रहा है कि हरियाणा और गुजरात के किन्हीं 2 प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थलों के नाम लिखें। अरे भाई, हड़प्पा के जो स्थान है वो हमारे यहाँ पे भी, यानी हरियाणा और गुजरात में भी फैले हुए थे। तो ऐसे कौन कौन से, देखो हरियाणा में बनावली, हरियाणा में क्या बनावली और राखीगढ़ी, और गुजरात में लोथल और धौलावीरा, आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है कहाँ पे मिल जाएंगी आपको, तो हरियाणा और गुजरात में भी आपको हड़प्पा के स्थल, हड़प्पा जो जगह है वो देखने, हड़प्पा के जो अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं, इनकी संस्कृति जो है, जैसे देखिए भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में फैली हुई है, ऐसी हड़प्पा संस्कृति भी जो है अलग अलग स्थानों पे फैली हुई है। ठीक है ना, देखिए अब ये समझ में आ गया है। जैसे जैसे समझ में आता जाए इन क्वेश्चन को जरूर एक बार नोट डाउन कर लेना सभी लोग, ठीक है ना, और नोट डाउन करके खा जाना उसको। चलिए, खाना नहीं है भाई, कहीं पता चले पेज फाड़ कर ठूस लो, ऐसा नहीं करना है, इसको याद करना है, बढ़िया तरीके से सुनना है। मैं इतना तो विश्वास रखता हूँ कि भाई जो मैं बता रहा हूँ ना वो याद हो जाएगा, एक बार सुन भी लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे ही करते करते जितना भी चैप्टर है ना हिस्ट्री में सबको उड़ा देंगे हम लोग, सफा चट्ट कर देंगे, याद रखना। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी मैंने पहले वाले में ही बताया था, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई। देखिए हड़प्पा जो है उसे सिंधु नदी को हम रावी भी कह देते हैं, तो इसको जो है हम लोग हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, कौन से, रावी, या सिंधु नदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे करवाता जा रहा हूं ना, ये वादा है कि एग्जाम से पहले करवा दूंगा मैं। जैसे जैसे अभी करवाता जा रहा हूं ऐसे ऐसे आप लोगों को करना है, और जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं एंड में जैसे ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसके जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर में, वो सारा मैं मैराथन में 3 से 4 घंटे क्लास लूंगा, एक दिन बैठना आराम से, खाना पीना खा के बढ़िया, और कर लेंगे उसको। ठीक है, एग्जाम में पक्का बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत जरूरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन चाहे कितने भी, यहाँ पे 100 भी आ जाए ना तो भी करवाऊंगा, बस हाँ मेहनत से सुनना और अच्छे सपोर्ट भी करना। ठीक है, मैं सबसे पहले देख रहा है ना, देखिए उसके बाद है हड़प्पा किस नदी किनारे है, बता दिया रावी नदी। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिए ध्यान से देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज जो है श्री आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की है। किसकी, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो क्या है भाई, अभी तो हम हड़प्पा पढ़ रहे थे। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अलग अलग स्थान है, वर्तमान पाकिस्तान में अलग अलग स्थान है, एक जगह मोहनजोदड़ो तो एक जगह हड़प्पा, दिख भी रहा होगा आप लोग को। अब एक ही टाइम पे पनपी हुई सभ्यता रही है ये, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जो है हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो भी बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जो है स्थान है, लेकिन सभ्यता एक ही है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान देते हैं, जाना जाता है। मोहनजोदड़ो इसलिए बोलते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले हैं, हरिवसन में कंकाल यानी ये शरीर के अंदर जो है ना, जिससे चल रहा है हमारा शरीर, उसको कंकाल बोला जाता है, नहीं इतना जानते होंगे। चलिए तो ये पता चल गया, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खोज की है, और किसके नेतृत्व में की है, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। राखलदास बनर्जी
है ना, आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज करी। तो दोनों ने मिलकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा खोज करी। किसके नेतृत्व में करी है? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए उसके बाद आ रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? भाई कोई भी नगरीय सभ्यता है तो उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, वो देखिए जरा। बोला जा रहा है किसी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता है भली भांति नियोजित शहर। भाई कोई भी नगर होगा, नगर क्यों बोला जाएगा? गांव से अलग हटके क्यों उसको नगर बोला जाएगा? तो सिंपल सी बात यह है कि बोला जा रहा है हाँ, वहां भली भांति नियोजित शहर होगा। पहले तो वो बिल्कुल नियोजित शहर होगा, बेहतरीन शहर होगा। उसके बाद विशिष्ट कलाएं और शिल्प, व्यापार, कर नीति। शिल्प व्यापार मतलब, जो शिल्प मतलब क्या होता है? जो हाथों से वस्तुएं बनाते हैं, व्यापार करते हैं, कर और टैक्सेशन। तो ये सारी चीजें, यहाँ टैक्स वगैरह लिया जाता हो, आयात कर, निर्यात कर, ये सब चीजें ली जाती है। तो क्वेश्चन ये है बाबू कि किसी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? नगर क्यों है? तो नगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत खास चीजें चलती हैं। ठीक है, खास चीजें चलती हैं, जैसे कि लेन देन हो गया, व्यापार हो गया, टैक्सेशन हो गया। उसके बाद जो है शिल्प उत्पादन, नियोजित शहर, बहुत बेहतरीन तरीके से शहरों का निर्माण हो, है ना, ये चीजें। चलिए उसके बाद है हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? ये पक्का है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, हम बड़े बड़े क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन में क्या करते हैं? लापरवाही कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव आ गया या फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, वो नहीं हो पाता है। लेकिन इसीलिए इतने सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि सर न्यू सिलेबस में जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सब आ रहे हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना पहले वाले क्वेश्चन ही दमदार थे। अरे समझ में? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा करवा देंगे। सुनना, तो ये चीजें हैं। तो क्या बोल रखा है? हाँ, तो हड़प्पा के नगरों में किलों का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? तो पश्चिम दिशा में होता था। अभी पूरब पश्चिम क्या होता है बाबू? देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है? जैसे मैं अगर इसे ऐसे बना दूं, ठीक है, तो कोई सा भी मैप यहां रख दो, तो उसको कैसे चेक किया जाएगा? ये होता है पूरब, इधर का हिस्सा क्या है? पूरब, इधर का होता है पश्चिम। ठीक है, ये क्या होता है? पश्चिम। ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, नीचे होता है दक्षिण। याद आ रहा कुछ? तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ज्यादातर हड़प्पा में किले किस दिशा में बनाए गए थे? पश्चिमी दिशा में बनाए गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब आगे देखिए, उसके बाद है कि घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? तो भट्टी में पकी हुई ईंटें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटें मिली हैं। ये लोग उस टाइम पे, आज से 4,500 साल पहले की कहानी पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे वो लोग, है ना। पकी हुई भट्टी में पकाकर ईंटें जो है प्रयोग में लाते थे। तो कितना सोचो यूनिक चीजें होंगी। उस टाइम के लोग बहुत उन्नत थे। चलिए, ये हो गया। तो घरों को बनाने के लिए किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी, है ना, भट्टी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे जितना ज्यादा उसको पकाया जाता है, भट्टी में जो जितना ज्यादा पकता है वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। ऐसी ही संघर्ष की बात है। संघर्ष का मतलब कि जो जितना ज्यादा संघर्ष करेगा आज के टाइम पे, जो जितना ज्यादा तपेगा, अरे भाई थकान सबको होती है, सब परेशान होते हैं, किसी को मेहनत करने का मन नहीं करता। लेकिन हाँ, जिसको अमीर बनना होता है, जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसको सक्सेस पानी होती है, अमीर तो चलो बात की बात है, लेकिन जिसको सक्सेस चाहिए वो तपता है, वो मेहनत करता है, वो दिमाग लगाता है, वो बड़े सपने देखता है। अरे बात समझ में? तो जब बड़े सपने देखोगे जब ही तो आगे बढ़ोगे ना। वरना एक मजदूर जो सुबह जाता है 9 बजे, शाम को आता है 6 बजे, वो भी तो मेहनत कर रहा है ना। पर मजदूर एक गलती ये करता है कि वो मेहनत के साथ साथ बड़ी सोच नहीं रखता है। बहुत हद तक हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। अब आप सपने ही नहीं देख रहे हो। सपने देखते हो, हम जो सोचते हैं ना, सपने रात को देखते हैं, अरे भाई वही सपने सपने होते हैं। नहीं, सपना वो होता है जो आप खुली आंखों से देखो। और हकीकत है, वो सपने जो आपको सोने ना दे, वो रियलिटी में सपना होता है। नींद भी नहीं आ रही भाई, रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही, अरे यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। यकीन मानना, वहीं से आपकी जो है सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी, पक्का है ये। और ये बहुत से लोगों को लगता भी होगा। जैसे देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कहीं पार्टी में जाना होता है, कहीं जैसे कोई, हाँ, जैसे कहीं घूमने जाना है,
अगले दिन हमारा पिकनिक का प्लान है, स्कूल वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। अब तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। सोचो एक्साइटमेंट में ना, यही इस उम्र में होता है, 23, 24, 25, उसके बाद यही होता है कि जब आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है ना कुछ काम करने का, आगे बढ़ने का, तो आपको नींद नहीं आएगी फिर वहां पे। और ये पक्का है कि जब नींद भाग रही है और उसको जाने दो, जब आए तब सो लो, 6 से 7 घंटा बहुत है, लेकिन हाँ जब मेहनत करने की बारी आए तो पीछे मत हटना, ठीक है ना। देखिए, तो यही चीज है, धीरे 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 सक्सेस की राह पर पहुंच जाओगे। वरना आज लोग बेचारे इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो है ना, तो कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है। तो बस सपने अपने बड़े रखो और उसके लिए काम करो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत जहां हारोगे, आलस जहां आएगा, कुछ नहीं होगा फिर। तो इसीलिए पूरी मेहनत करो, ठीक है ना। देखिए, आपको अभी छोटे छोटे टास्क मिल रहे हैं, इनको पूरा करते रहो। जैसे पूरा हो जाएगा, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि कहां से कहां पहुंच गया मैं। आ रही है समझ में। देखिए, तो यही बोला जा रहा है, ठीक है। तो घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग, तो बता दिया, ठीक है। पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता है, भट्टी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। विशाल स्नानागार की खोज कहां हुई थी, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है, लोग जाते हैं साल में एक बार उसमें पवित्र स्नान करने के लिए, छठ पर्व होता है, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी पवित्र स्नान के लिए स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। स्नान घर अलग होता है और स्नानागार अलग होता है, याद रखना। स्नानागार क्या होता है, स्नानागार एक ऐसा स्विमिंग पूल टाइप का होगा जिसमें बहुत सारे लोग क्या करने चले जाते हैं, जो उसमें पवित्र स्नान के लिए जाते थे, ठीक है ना। देखिए, तो क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई है। बोला जा रहा है ना, विशाल स्नानागार कहां पर खोज हुई है इसकी, मोहनजोदड़ो में। तस्वीर भी दिख रही होगी आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम बताइए। लोथल में पाए गए, आपको मैंने पहले बता दिया, गुजरात में पड़ता है लोथल। तो लोथल में क्या है, लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे, और इन भवनों को क्या बोला जाता था, गोदी बाड़ा। क्या बोला जाता था, गोदी बाड़ा। ये नाम याद रखना, खोपड़ी बना, सारे बाल उड़ जाएंगे एक बार में, इसलिए तरीके से समझना इसको, जो है ना। ये कौन से भवनों को क्या बोला जाता था लोथल में जो पाए गए थे, गोदी बाड़ा, ठीक बा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, खेती बाड़ी के अतिरिक्त हड़प्पा के लोगों में कौन सी आर्थिक गतिविधियों का प्रचलन था। क्या बोला जा रहा है, खेती बाड़ी के अतिरिक्त, भाई खेती बाड़ी तो होती थी, उसके अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए, आर्थिक गतिविधियों का मतलब पैसा कमाने के लिए और क्या काम करते थे, तो पशु चराना, पशुपालन। आज के टाइम पे भी गांव देहात में लोग खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं है, अन्य जैसे पशु वगैरह पाल लिया, उससे भी अपना रोजी रोटी जीवन यापन करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आ गया हड़प्पा के, तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे हैं, बात तो सही है लेकिन जब एक एक करके जब नंबर आना शुरू हो जाएगा ना, तब देखना कितना मजा आएगा। हर चीज पढ़ना जरूरी है, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना भाई, लालच नहीं है, लेकिन सही बता रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन का बटन दबा लोगे, तो जितनी वीडियो लगातार भेजता रहूंगा मैं, आप लोग को तुरंत मिलती रहेगी। तो ये चीज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, लापरवाही नहीं। हड़प्पा के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली 2 मुख्य खाद्य फसलों के नाम बताओ। भाई हड़प्पा में ऐसी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, खेती बाड़ी के अतिरिक्त और कौन कौन से काम होते थे, तो पशुपालन होता था, पशु पालते थे वो लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली 2 मुख्य खाद्य फसल। कौन सी 2 मुख्य खाद्य फसल थी, तो गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर, है ना। ये सारी जो वो है क्या नाम है, फसलें हैं, तिल वगैरह भी हो गया, ये सब इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये चीजें बता देना है। तो कौन कौन नाम बताया, गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर, ये सारी चीजें लोग उगाया करते थे और खाते थे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा काल के उन 2 स्थलों के नाम लिखें जहां से हमें उस दौरान खाद्य फसल के रूप में चावल के होने के प्रमाण मिले हैं। भाई ऐसे कौन से स्थान है हड़प्पा के 2 जहां से हमें जो है उस दौरान खाद्य फसल के रूप में चावल होने के प्रमाण मिले। चावल कहां से मिले हैं वो बताना है, तो लोथल और रंगपुर, लोथल और रंगपुर से जो है हमें क्या मिले हैं, चावल के अनाज हमें मिले हैं, ठीक है, गुजरात से। तो चलो ये चीज क्लियर है। उसके बाद है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, आपको मूर्ति दिख रही होगी, नर्तकी की मूर्ति स्थान से मिली, किस स्थान से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मूर्ति दिख रही है ना, तो यही मूर्ति हमें कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। आ रही बात समझ में, ये चीज याद रखना, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक बात।
उसके बाद हड़प्पा काल के दौरान प्रचलित किन्हीं 2 शिल्पों के नाम लिखें। शिल्प क्या है? शिल्प मतलब होता है जो हाथों से वस्तुएं बनाई जाती हैं, सजाने के लिए बर्तन हो गए, अन्य चीजें हो गई, ये सारी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग शिल्प उत्पादन। ठीक है, देखिए तो वही बोला रखा है, मन के मोती बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीजें क्या है? यही तो है भाई हड़प्पा काल के दौरान प्रचलित किन्हीं 2 शिल्पों के नाम। यही शिल्प उस टाइम पे इन्हीं चीजों का जो है उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाता था। तो मन के हो गए, मन के मतलब आभूषण जो पहनते हैं, और मोती बनाना, ठीक है, जैसे पहना हुआ है मोती बना, अब मेरे को मत बोलना आभूषण पहनो, ये अलग है, माला है ये। तो मोती बनाना गोल गोल, और मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब शिल्प में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा था? कौन सा स्थान था? भाई हड़प्पा के लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे? इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, याद रखना। ताम्र पाषाण मतलब तांबे का, प्लस एक तो तांबा का यूज करते थे यहाँ के लोग, और पत्थर का भी यूज करते थे, इसलिए ताम्र पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो हड़प्पा के लोग तांबा प्राप्त करने के लिए जो है ये चीजों का प्रयोग कहाँ कहाँ मिल, कौन सा स्थान है वो देखो, राजस्थान की खेतड़ी की खदानें। क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था? तो आपको लिखना है राजस्थान के खेतड़ी, खेतड़ी जिले में, राजस्थान के खेतड़ी में वहां खदानें हैं, वहां से हमें हड़प्पा के जो ये हैं क्या नाम है तांबा, ये सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। कोई भी दिक्कत भाई? चलिए नेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स में, हड़प्पा के समाज को डैश समाज समझा जाता था। भाई हड़प्पा के समाज को क्या? मात्र सत्तात्मक। आपको मैंने पहले बता दिया, यहाँ प्रकृति देवी की, यहाँ नृत्यकी की जो मूर्ति दिखाई थी माता की, उन देवियों की पूजा की जाती थी, यानी माताओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर पितृ सत्तात्मक होता तो पिता को महत्वपूर्ण मानते थे, यहाँ मात्र सत्तात्मक है, यानी माताओं को महत्वपूर्ण जो है माना जाता था। कोई भी दिक्कत? माताओं को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, कई समाज ऐसे होते हैं जहां पितृवंशिकता को माना जाता है, पिता को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कारीगरों के मकान किस स्थान पर पाए गए हैं? यानी कारीगर कौन होते हैं? जो वस्तुएं वगैरह बनाते हैं, मटके हो गए, बर्तन हो गए, ये जो शिल्पकारी का सामान हो गया, ये सब मनके वगैरह कहां पर, कौन से कारीगर, कारीगर जो थे वो कहां रहते थे? वो हड़प्पा। तो वही क्वेश्चन है, कारीगरों के मकान किस स्थान पर पाए गए हैं? तो हड़प्पा नामक स्थान पे पाए गए हैं। कोई भी दिक्कत? ठीक है, जहां दिक्कत हो वही फोन साइड रख के एक बार नाच लेना दबा के, बढ़िया नाच लोगे, सारा टेंशन दूर। भाई जब हम पढ़ते हैं तो मन लगा के कैसे पढ़ा जाता है? तभी पढ़ पाओगे आप मन लगा के, जब बिल्कुल जो दिमाग में चल रही है ना खचड़ खिचड़ी, उसको साइड करो। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, मेहनत आपको करनी है, कोई कुछ नहीं समझाने वाला है आपको, जो शिक्षक हैं टीचर हैं वही समझा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। और दूसरी चीज, आपको अपने लिए खुद अच्छे से सोचना पड़ेगा। अरे बस समझ में, ये चीज याद रखना है। चलिए उसके बाद है कारीगरों के मकान किस स्थान पर है? तो हड़प्पा। दूसरी बात, हड़प्पा के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? तो इसमें दे रखा है सूत के कपड़े, कपास, सूत, कॉटन के। ठीक है, यहाँ खेती की जाती थी तो ये बताना, सूत यानी कपास, ऊन के कपड़े, ऊन के भी बोलते थे। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग किस सामग्री के बने कपड़े? तो ऊन के, या हम बोल सकते हैं जो है अन्य चीजों के, या ऊन हो गया प्लस में कॉटन के, जिसे हम बोलते हैं सूत। ठीक है, उसके कपड़े पहनते थे। उसके बाद है हड़प्पा के लोग किस सामग्री के बने कपड़े, हो गया। उसके बाद है प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा किस स्थान से, किस स्थान पर मिली है? आप मूर्ति देख सकते हैं, बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो से। भगवान शिव को इस रूप में दिखाया गया, पशुपति। देखिए भगवान शिव पशुपति का ही रूप है, पशुओं के ही पिता माने जाते हैं वो। हर पूरे संसार के, जगत के जो है परम पिता परमेश्वर किसको माना जाता है? भगवान शिव को। तो इन्हें पशुपति की भी संज्ञा दी गई, एक योगी एक मुद्रा में बैठे हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो पशुपति, इनकी जो प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा किस स्थान से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर प्राय कौन से वृक्ष की आकृति पाई गई है? बहुत, देखो मैं हकीकत बता रहा हूं, एक बार सुन लोगे, लिख लोगे, पक्का याद हो जाएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों में 20-25 नंबर चला जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो हर एक चैप्टर से छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, और मैंने बता दिया आप लोग को, एंड में जब मैराथन कराऊंगा तो सारा बड़े क्वेश्चन उसमें आप लोग को करवा दूंगा मैं। ठीक है,
चलिए, तो वही बोला जा रहा है कि हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर प्राय वृक्ष, कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो पीपल के वृक्ष की, कौन से? पीपल के वृक्ष की आकृति यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोई भी दिक्कत? चलिए, उसके बाद है संयुक्त कब्रें किस स्थान से, ये क्वेश्चन रह गया। क्या अग्नि की उपासना का कोई साक्ष्य मिला है? अग्नि मतलब भगवान देवताओं में माना जाता है, अग्निदेव को किस जगह पे मिला है? यदि हाँ तो यह कहां पर स्थित है? तो ये बोल रखा है हाँ, अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है। इससे पता चलता है वहां के लोग अग्नि की भी पूजा करते थे। तो कालीबंगन और लोथल से, कालीबंगन और लोथल से, ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। लोथल गुजरात और इधर से हरियाणा से हमें ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त कब्रें किस स्थान पे मिल दिया, बता दिया, लोथल से। उसके बाद है नेक्स्ट है हाँ, हड़प्पा लिपि को लगभग कितनी संख्या में चिन्हित किया गया है? देखिए लगभग 400 चिन्ह बताए गए हैं। लगभग कितने चिन्ह मिले? 375 से लगभग 400 चिन्ह मिले हैं हड़प्पा की लिपि में। चिन्ह भी आपको दिख ही रहे होंगे किस तरीके से। और हाँ, एक चीज और, हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय लिपि बोला जाता है क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि के नाम से जाना जाता है। कोई भी दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो एक बार जम के नाच लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। उसके बाद है हड़प्पा की लिपि को लगभग ये बता दिया कौन। और हाँ, जिस भी बच्चे को कोई अलग से डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, बता दिया जाएगा, ठीक है ना। कौन सी प्राकृतिक आपदाओं को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार माना जाता है? देखो हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुई है उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता आज तक। बस ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई वहां पे क्या पता बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। भूस्खलन हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, आर्य जाति के आक्रमण, क्योंकि जब 1400 ईसा पूर्व में खत्म हुई थी तो आर्य लोग भी आए थे जिन्होंने वेदों की रचना की थी, उनके आने की वजह से क्या पता ये सभ्यता खत्म हुई, ऐसे बोल सकते हैं, पर अनुमानित है, फिक्स कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। उसके बाद है हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं? देखिए हम लोग इधर से लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे से लिखते हैं, लेकिन ये हड़प्पा के लोग इधर से लिखा करते थे, यानी कि दाएं से बाएं की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर। इधर से हम बाएं से दाएं लिखते हैं, ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, इधर से ऐसे ऐसे लिखते जाते थे, ठीक है। कई स्थानों पर, कई जगहों पर ऐसे चित्र या ऐसे लिखावट मिली है जिससे पता चला हड़प्पा के लोग इन चीजों का प्रयोग करते थे। कोई भी दिक्कत? ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में से एक एक ताम्रपाषाण स्थल का नाम लिखे। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ताम्रपाषाण क्या है, तांबा और पाषाण, तांबा और पत्थर का प्रयोग हड़प्पा के लोग करते थे, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग बोला जाता है। और जो ये आया यानी 1400 के बाद जो आर्य लोग आए थे 1400 में हड़प्पा के बाद, उसे लौह युग बोला जाता है। लौह युग क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोहे का प्रयोग उन लोगों ने ज्यादा किया था। कोई दिक्कत? ठीक है, हो तो नाच लेना, पहले कह रहा हूं। चलिए ये हो गया। तो हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रत्येक एक एक स्थान का बताना जहां पर ये लोग यूज करते हैं। तो मध्य प्रदेश में नवदा तोली और महाराष्ट्र में इनाम गांव, तो ये दो जगह हैं जहां पर हमें ताम्र पाषाण यानी तांबे और पाषाण के जो है औजार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ताम्र पाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? मैंने 1000 बार बता दिया, ताम्र पाषाण यानी तांबे और पाषाण का मतलब ये पत्थर और तांबा। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा काल में पूछेगा कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था या कौन से धातु के औजारों का प्रयोग, तो तांबे और पाषाण यानी पत्थर, ताम्र पाषाण बोल देते हैं इसको। कोई भी दिक्कत? ठीक है। उसके बाद है ताम्र पाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी का प्रयोग। भाई आज भी हमारे गांव में, आज तो बहुत मुश्किल ही मिलेगा, पुराना थोड़ा सा और अगर 10-20 साल पहले चले जाओ तो आपको मिट्टी के घर देखने को मिल जाएंगे। पक्की ईंटें लगा दिया, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, ऐसे भी हो जाता है। कई बार खपड़े के घर भी कई लोगों ने देखे होंगे, है ना, ये सब। तो उस टाइम पे कैसे मकान बनाते थे? तो मिट्टी का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? ठीक है। अगर कोई डाउट हो यार या आपको ये चीज बतानी हो या पूछनी हो कि दूसरे जो चैप्टर है वो कब होगा, अब जब कांटेक्ट में रहोगे ना और जब कमेंट में पूछोगे तो रिप्लाई तो जरूर दूंगा मैं,
तो इससे क्या होगा, जब कांटेक्ट में रहोगे है ना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि रिप्लाई नहीं आएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण सभ्यताएं डैश प्रकृति पर की थी, यानी ग्रामीण थी। ज्यादातर ये जो सभ्यताएं थी वो ग्रामीण मानी जाती हैं, यानी कि बोला जा रहा है ताम्रपाषाण सभ्यताएं ग्रामीण प्रकृति की थी, यानी ग्रामीण क्षेत्र की थी। उसके बाद किन्हीं दो, ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्र टाइप की, वैसे किन्हीं दो गैर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण सभ्यताओं के नाम लिखिए। ऐसे दो नाम बताने हैं हमें, जिसमें बता रखा है किन्हीं दो गैर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण सभ्यताओं, यानी जो हड़प्पा कालीन नहीं है, जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी ताम्रपाषाण कहलाती है, तांबे का यूज, पत्थर का यूज करते थे। तो मध्य प्रदेश में कैथा और कैथा सभ्यता, और महाराष्ट्र में जोरवे सभ्यता, ये कुछ सभ्यताएं रही हैं जिसमें हड़प्पा सभ्यता के अलावा भी कुछ सभ्यता थी। ठीक है ना, तो ये मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा पूरा चैप्टर। अगर आ गया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को जो है धड़ाधड़ मिलती रहे। ठीक है ना, और अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना, अभी बहुत आगे तक जाना है, साथ तो छोड़ेंगे नहीं, बस मेहनत, भरपूर मेहनत करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पर हाँ, आप लोग को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, हरी भाषा में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, टाइम वेस्ट जो करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा।